हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। उसका नाम है भारत का राष्ट्रपति। और लास्ट क्लास में भी हमने इसी टॉपिक को कवर किया था और आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हमने जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है, जैसे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको कवर किया था। और आज हम कवर करेंगे जो राष्ट्रपति की पावर्स है ना, उन सभी को करेंगे। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो देश का राष्ट्र अध्यक्ष है, क्योंकि भारत के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था है जो कि हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट की थी। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक होता है राष्ट्राध्यक्ष और एक होता है शासनाध्यक्ष। मीन्स एक तो औपचारिक रूप से सर्वेसर्वा होता है और एक होता है वास्तविक शक्तियां जिसके पास होती है। तो हमारा जो राष्ट्रपति है इसके पास औपचारिक शक्तियां होती है और जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है मंत्री परिषद के पास, जिसका मुख्य होता है प्रधानमंत्री। तो आज हम कवर करेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम मोटे रूप से देखें तो जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आ जाएंगी, विधायी शक्ति आ जाएंगी, कूटनीतिक शक्ति आ जाएंगी, न्यायिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति है। और राष्ट्रपति की जो इंपॉर्टेंट पावर्स में जैसे आपातकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इसके अतिरिक्त जैसे वीटो शक्तियां और क्षमादान शक्तियां, इस टाइप से हम राष्ट्रपति की एक एक शक्ति को कवर करते हुए चलेंगे। और एग्जाम्स में से जितने भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी वो सब उससे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल जीके के पर्पज से भी बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से राष्ट्रपति की फर्स्ट में हम देखेंगे कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जिस टाइप से हमने जैसे कल आर्टिकल्स जब कवर किए थे तो देखा था कि जो अनुच्छेद 52 में हमसे कहा था कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन जैसे राष्ट्रपति की जो पावर है वो 53 में बताई थी कि जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां होंगी ना वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो संघ के अंतर्गत हमने कल 4-5 चीजें देखी थी कि जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, उपराष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत आएगा, प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आएगा और मंत्री परिषद प्लस जो भारत का कैग होता है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो संघ के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आएगा, संघ के अंतर्गत आएगा राष्ट्रपति 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 के अतिरिक्त हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त हमारा जो पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जैसे हमारी जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद भी इसके अंतर्गत ही आती है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो भी संघ के अंतर्गत आएगा। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में कि जो सभी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इस टाइप से हमने आर्टिकल 53 देखा। अब हम देखेंगे कि जैसे जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और जो प्रधानमंत्री है उसकी सलाह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जो अनुच्छेद 53 में हमने बताया था कि जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये किस आर्टिकल में बताया था जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, आर्टिकल 53 में क्या कहा था कि जो संघ सभी कार्यपालिका शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर नेक्स्ट जैसे संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से होगा, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि जो संघ की जितनी भी शक्तियां हैं उनका जो प्रयोग है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा और वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करेगी, हमारी मंत्री परिषद। ये अनुच्छेद 77 में कहा गया है और
वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी इनके नाम से? वो है हमारी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारी मंत्री परिषद। तो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करेगी मंत्री परिषद। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है, उनमें से जो देश का शासनाध्यक्ष होता है, सबसे जो वास्तविक रूप से जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। तो जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करेगा और इसके अतिरिक्त जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 75 में। ये बात किसने कही गई है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। हम इनको कई बार रिपीट करते हैं जिससे कि आप सभी को कई बार सुनने से जल्दी याद होता है, इसलिए एक एक लाइन को कई बार रिवाइज कर लेते हैं। इस टाइप से हमारा ये जो एक टॉपिक है वो कई बार रिवाइज हो जाता है। तो इस टाइप से हमने राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां देख रहे हैं, कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत हमने ये 3 शक्तियां देखी है। इनके साथ साथ इनके आर्टिकल्स को भी हमें याद करना है। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। किससे? जो राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है। इसका मीन्स ये होता है जो प्रसाद पर्यंत होता है ना, जैसे वो मंत्री है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है। अब हम देखेंगे जो जैसे कार्यपालिका है ना, इसके कार्यों को सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। तो आर्टिकल जो हमने 77 पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि जो सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, उसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए क्या कर सकता है दोस्तों? नियम और विनियम, जो रूल रेगुलेशन है वो बना सकता है। इसी के तहत जो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो कार्यपालिका कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। ये आर्टिकल 77 में ही कही गई है ये बात भी, आर्टिकल 77 में। अब नेक्स्ट है जैसे राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्ति करता है, तो एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब जो नेक्स्ट राज्यों में राष्ट्रपति करेगा राज्यपालों की नियुक्ति। राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और जो यूटी होते हैं, हमारे जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, लक्षद्वीप, इस टाइप से हमारे जो संघ शासित प्रदेश होते हैं ना, जिनमें विधान परिषद नहीं होती, क्योंकि जिनमें विधान परिषद होती है उनमें भी और जिनमें विधान परिषद नहीं होती उनमें भी सभी में राज्यपाल की, वो प्रशासक की नियुक्ति तो होती है। तो संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति करता है। संघ शासित प्रदेश में सीएम की नियुक्ति भी होती है। तो इस टाइप से जो राज्यपाल है ना, वो जो हमारे यूटीज होते हैं उनमें उनकी प्रशासकों की उपराज्यपाल इस टाइप से नियुक्ति करता है। तो ये हमने देखा। इसके अतिरिक्त जो हमारा राष्ट्रपति है वो जैसे हमारे बहुत सारे आयोग होते हैं, एक तो संवैधानिक आयोग और एक गैर संवैधानिक आयोग। इसके अतिरिक्त इन्हें वैधानिक आयोग भी बोलते हैं। तो इन सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हम देखेंगे कौन से तो संवैधानिक आयोग है और कौन से गैर संवैधानिक आयोग है। अब राष्ट्रपति है ना, इसके अतिरिक्त जो हमारा महान्यायवादी होता है ना, इसकी भी नियुक्ति करता है। अब जो महान्यायवादी है ये कौन होता है? महान्यायवादी है ना, एक तरह से सरकार का जो वकील होता है ना, इसको बोलते हैं महान्यायवादी। सरकार का क्या होता है? वकील। महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 में है इसका प्रोविजन, आर्टिकल 76 में। और ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। तो कई लोग हैं जो कि जैसे राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति भी करता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं, जैसे राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है, महान्यायवादी भी। इसके अतिरिक्त जैसे हमने मंत्रियों को भी देखा कि वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो इस टाइप से जो महान्यायवादी है ना, इससे जो हमारी जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट का एक टाइप से ये वकील है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका प्रोविजन है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है।
अब जो राष्ट्रपति है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये हमारे आयोगों में आ जाएंगे, उधर भी हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है ना, अनुच्छेद 148 से 151 में इसका प्रोविजन है। अनुच्छेद 148 में है केग, अनुच्छेद 148 में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, हमारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। इसके अतिरिक्त जो अनेक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अब हम देखेंगे वो आयोग कौन कौन से हैं। वो है जैसे हमारा जो राष्ट्रपति है ना, तो जो संवैधानिक आयोग है ना, वो हो चाहे गैर संवैधानिक आयोग हो, सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है संवैधानिक आयोग। तो जो संवैधानिक आयोग है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से आयोग आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त जैसे जो हमारा फाइनेंस वित्त आयोग है ना, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग के अतिरिक्त जैसे हमारे जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। जो हमारा कैग है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, महान्यायवादी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे एससी आयोग है, एसटी आयोग है या ओबीसी आयोग है, ये तीनों आयोग ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस टाइप से जो इन्हें संवैधानिक आयोग क्यों कहा जाता है? तो संवैधानिक आयोग इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के अंतर्गत इनका प्रोविजन है। अर्थात ये जो हमारे संविधान के अंतर्गत जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, तो उन आर्टिकल्स में इन सभी जो हमारे आयोग हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, केग हो, एसटी एससी ओबीसी आयोग है, इन सभी का प्रावधान किया गया है। तो जैसे हमारा ये निर्वाचन आयोग है, ये अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में जो वित्त आयोग है, ये अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। और जो जैसे यूपीएससी है, अनुच्छेद 315 से 323 में इसका प्रावधान है, 323 में। यूपीएससी अनुच्छेद 315 से 323 में। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा कैग मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 148 में। इस टाइप से जो अनुच्छेद 324 में, तो इनका ना संविधान में जो अनुच्छेद है उनमें प्रावधान है। जितने भी संवैधानिक आयोग है तो इन्हें संवैधानिक आयोग बोलते हैं। तो इस टाइप से जैसे निर्वाचन आयोग हुआ, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, इन सभी का जो हमारे राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस टाइप से जो हमारा वित्त आयोग है, वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? वित्त आयोग का कार्य होता है जो संघ और जो राज्य सरकारें होती है उनके मध्य जो भी पैसा होता है, जो भी वित्त होता है, तो उसका बंटवारा करने का काम हमारे वित्त आयोग का है। वर्तमान 16वां जो वित्त आयोग है उसका गठन किया जा चुका है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। तो इस टाइप से जो हमारे वित्त आयोग है ना, ये है। फिर यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये इसमें भी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो हमारे कैग है, जैसे हमने अभी पढ़ा था नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अतिरिक्त जो एसटी एससी ओबीसी में जितने भी आयोग है, इनमें जितने भी अध्यक्ष और सदस्य हैं, इन सभी की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। इस तरह से ये तो हमने देख लिया संवैधानिक आयोग। इसके अतिरिक्त कुछ गैर संवैधानिक आयोग भी है। तो गैर संवैधानिक आयोग है, जैसे इन वैधानिक आयोग भी बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग। तो गैर संवैधानिक आयोग में है जैसे गैर संवैधानिक आयोग, इसमें है, इन वैधानिक आयोग भी बोलते हैं,
ऐसे आयोग जिनका जो उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है ना, वो है गैर संवैधानिक आयोग। तो इनमें आ जाएगा जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग भी इसी में आ जाएगा, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे सीवीसी होता है ना, सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग के अतिरिक्त जैसे सीबीआई होता है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे जो मानवाधिकार आयोग होता है, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी होता है। इसके अतिरिक्त भी और कई सारे आयोग होते हैं जो कि गैर संवैधानिक आयोग होते हैं। इनमें भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। अब इन्हें गैर संवैधानिक आयोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि संविधान में तो इनका प्रोविजन है नहीं, तो संविधान में नहीं है तो बाद में संसद अधिनियम लाके, मीन्स विधेयक लाके, जिन इनका गठन संसदीय अधिनियम से किया गया है, तो इसलिए इन्हें वैधानिक या गैर संवैधानिक आयोग बोलते हैं। तो राष्ट्रपति इन सभी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो हमारा नीति आयोग है, जो नीति आयोग है, इसका गठन, इससे पहले इसकी जगह पे योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है। अब जो नीति आयोग था ना, नीति आयोग, नीति आयोग है कार्यकारी संस्था, ये कार्यकारी आयोग है। नीति आयोग ये क्या है? कार्यकारी आयोग है। अब ये कार्यकारी क्यों है? ये कार्यकारी आयोग इसीलिए है क्योंकि इसका जो गठन है ना, वो जो मंत्री परिषद की अनुशंसा से हुआ है, मतलब मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की अनुशंसा से हुआ है, मतलब उसकी सिफारिश से हुआ है, इसलिए है ये कार्यकारी आयोग। तो इस टाइप से हमने, इसमें भी जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोगों को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो कार्यकारी शक्तियों को ही हम देख रहे हैं, पहले से हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को अभी हम पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत हमारे जो नीति आयोग, जो कि अभी देखा था हमने, मंत्रिमंडल की अनुशंसा से, जो मंत्रिमंडल है हमारी, उसकी रिकमेंडेशन से, उसकी सिफारिश से इसका गठन हुआ है। इसके लिए कोई विधेयक नहीं लाया गया, कोई अधिनियम पारित नहीं हुआ, इसलिए इसमें भी जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी अंतरराज्यीय परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, जो कि राज्यों के मध्य सहयोग का कार्य करती है, मीन्स राज्यों को मिलाने का कार्य करती है, अंतरराज्यीय परिषद। समय समय पर इसकी बैठकें आयोजित की जाती है। ये संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। इसका गठन भी हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अब जैसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करता है, जो हमारे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, इनकी घोषणा भी हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जैसे कि हमने अनुसूची वाले टॉपिक में देखा था, अनुसूची 5 और 6 में इसी बात का प्रावधान है कि जैसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, इनकी घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। इनके जो प्रशासन है, इससे रिलेटेड मामले भी राष्ट्रपति देखता है। तो इस टाइप से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की घोषणा भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इस टाइप से हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स तो कंप्लीट हो गई। इसके अंतर्गत हमने काफी सारी चीजें देखी, लास्ट में हम उनको कंक्लूड कर लेंगे। फिर इसके अतिरिक्त जो हमारी जैसे विधायी शक्तियां है ना, जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स है, अब हम उनको देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी संसद होती है। जैसे जिस आर्टिकल से जो हमारी संसद है वो स्टार्ट होती है, वो है आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में सबसे पहले ये कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, संसद का एक भाग होगा। जो हमारी संसद होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ये तो सीधा सा दिख ही रहा है कि भाई राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो ये आर्टिकल 79 में ही बोल दी गई ये बात, आर्टिकल 79 में, कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का भाग है। मीन्स ये राष्ट्रपति
राज्यसभा और लोकसभा से ही मिलकर बनी होती है संसद। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इस टाइप से राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक भाग है। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। तो राष्ट्रपति के पास तो संसदीय जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स होनी है, क्योंकि संसद का एक भाग है ये। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति है, वो संसद के जैसे संसद के सत्र को आहूत भी करता है और उसका सत्रावसान भी करता है। तो संसद के सत्र को, जैसे ये अनुच्छेद 85 में ये बात की गई है कि जो हमारा राष्ट्रपति है ना, संसदीय सत्र को, संसदीय जो सत्र होता है ना, संसदीय सत्र को आहूत भी करेगा, मतलब बुलाएगा भी सही, और उसका समापन भी करेगा, उसका सत्रावसान भी करेगा। तो इसी टाइप से, और फिर जैसे नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 86 में कि राष्ट्रपति समय समय पर ना संसद को संदेश भी भेज सकता है और अभिभाषण भी कर सकता है। दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर अभिभाषण भी कर सकता है और संसद को समय समय पर संदेश भी भेज सकता है। इसके अलावा आर्टिकल जो 87 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर क्या करेगा, विशेष अभिभाषण करेगा, विशेष अभिभाषण करेगा। तो विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 के अंतर्गत कहा गया है। एग्जाम्स में काफी बार ये पूछा जाता है। अब जो विशेष अभिभाषण है, ये साल में 2 बार, मतलब 2 बार राष्ट्रपति, 2 बार का प्रोविजन है कि भाई 2 बार तो होना चाहिए। एक तो जैसे लोकसभा का जब आम चुनाव होता है ना लोकसभा के, उसके बाद जो उसका पहला सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है। इसके अतिरिक्त जो जैसे प्रतिवर्ष जो पहला सत्र होता है ना, उसमें भी हमारे जो राष्ट्रपति महोदय वो अभिभाषण करते हैं। इस टाइप से इस आर्टिकल 87 के तहत ये 2 बार अभिभाषण करता है, विशेष अभिभाषण। तो एक तो संसदीय जो प्रतिवर्ष जो संसदीय पहला संसद का सत्र होता है, उसका अभिभाषण करता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसका प्रथम सत्र होता है, उसका भी अभिभाषण हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। इस टाइप से हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। तो कौन कौन सी हमने देखी, राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग है, ये हमने आर्टिकल 79 में देखा कि जो राष्ट्रपति महोदय जी है ना, वो स्वयं संसद का एक भाग है। ये हमने आर्टिकल 79 में इसका डिस्कशन किया है कि राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग है। जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और उसका सत्रावसान करता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 85 में कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के समय राष्ट्रपति संसद का जो सत्र होगा ना, उसको बुलाएगा भी सही, उसको आहूत करेगा और उसका सत्रावसान भी करेगा, अर्थात उसको समाप्त भी कर सकता है। इस टाइप से हम संसदीय शक्तियां देख रहे हैं। कोई भी शक्ति है, यदि आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, हम जैसे नेक्स्ट क्लास होगी तो उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और किंतु कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को कभी भी, जैसे 5 साल होता है इसका जो टेन्योर है, लेकिन राष्ट्रपति 5 साल से पहले इसे कभी भी भंग कर सकता है। और नॉर्मली जब 5 साल हो जाते हैं तो हमारी जो लोकसभा है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। जैसे हमारे संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा होती है ये तो अस्थायी सदन है, अर्थात राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी कभी भी भंग कर सकता है। लेकिन जैसे हमारी जो राज्यसभा होती है वो होती है स्थायी सदन, और राष्ट्रपति उसे कभी भी भंग नहीं कर सकता। उसके 1/3 सदस्य वो चेंज होते रहते हैं प्रति 2 वर्ष में, लेकिन राष्ट्रपति उसे भंग नहीं कर सकता, इसलिए उसे बोलते हैं वो स्थायी सदन। और जो हमारी लोकसभा है वो है अस्थायी सदन, क्योंकि राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति 1 वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है, अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाने, मतलब 2 बैठकें तो बुलाएगा ही बुलाएगा, और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। जो राष्ट्रपति है ना,
जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है, खुद की साइड से ही चुनता है। वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से। ये 12 सदस्य कहाँ कहाँ से होते हैं? कला, साहित्य, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से होते हैं। ये समाज सेवा और विज्ञान आदि क्षेत्रों से होते हैं ये 12 सदस्य। और राष्ट्रपति राज्यसभा में इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त जैसे लोकसभा में ये दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। क्या करता था? लोकसभा में क्या करता था? लोकसभा में करता था, 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, 2 सदस्य मनोनीत करता था राष्ट्रपति। और वो कौन होते थे? एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था, एंग्लो इंडियन सदस्यों को, एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता था, है ना। लेकिन वर्तमान में इसके अतिरिक्त ये ना, विधानसभा में जो राज्यपाल होता है ना, विधानसभा में राज्यपाल, वो भी एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता था। कौन करता था इसमें? राज्यपाल। तो इन दोनों में ही 104वां संविधान संशोधन किया गया था 2020 में। 2020 में सन 2020 में 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और उसके तहत जो राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता था ना, इनका जो राजनीतिक आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय ना, तो लोकसभा में जो इन 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियंस को, उनको भी मनोनीत नहीं करते। और जो हमारे राज्यपाल हैं, वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते थे, ये भी वर्तमान में मनोनीत नहीं किए जाते, क्योंकि अनुच्छेद सन 2020 में 104 में जो संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत ये जो एंग्लो इंडियंस का जो राजनीतिक आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जैसे एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियंस होते हैं जैसे हमारे, जैसे जो लड़की है, महिला तो होनी चाहिए इंडिया की, और जैसे वो किसी विदेशी से शादी कर ले तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। तो उनके लिए ये राजनीतिक आरक्षण दिया हुआ था हमारी संसद में और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में। और अब हमने इसे समाप्त कर दिया है। इस टाइप से ये हो गया हमारा एंग्लो इंडियंस की बात कर ली हमने। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त जैसे राज्यसभा में सभापति उपसभापति दोनों पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यदि राष्ट्रसभा में कौन होते हैं? 2 होते हैं, एक तो सभापति और एक होते हैं उपसभापति। यदि दोनों के पद रिक्त है किन्हीं भी कारणों से, तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति कर सकता है। इसी टाइप से लोकसभा में है, यदि लोकसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है और दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 86 में देखा ही था कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है संसद में और दोनों सदनों में अभिभाषण भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति संसद में क्या कर सकता है? विशेष अभिभाषण कर सकता है, और 2 बार करेगा, एक तो आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रतिवर्ष पहले सत्र में। ये देखा था हमने आर्टिकल 87 में कि राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद को संदेश भेज सकता है और अभिभाषण कर सकता है, लेकिन समय समय पर राष्ट्रपति कम से कम 2 बार तो ये जरूर होना चाहिए, विशेष अभिभाषण भी करेगा संसद के दोनों सदनों को एक साथ बिठा के। तो ये आर्टिकल 87 में ये प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं सांसदों की अयोग्यता का जो निर्णय है ना, वो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है चुनाव आयोग की सलाह पर। ये बताया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 103 में। अनुच्छेद 103 में जो सांसदों की अयोग्यताएं हैं, मतलब जो अनुच्छेद 102 है उसमें तो सांसदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अयोग्यताएं,
उनके बारे में बात की गई है कि भाई कौन कौन से काम है जिनको वो करेगा तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे अनुच्छेद 103 है तो उसमें बात की गई है कि भाई सांसदों की अयोग्यता है, उससे संबंधित डिसीजन कौन लेगा, तो उससे संबंधित डिसीजन लेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। और राष्ट्रपति महोदय भी स्वयं नहीं लेते, वो लेते हैं जो हमारा चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी सलाह से अयोग्यता से संबंधित डिसीजंस लेते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो ये प्रोविजन दिया गया है अनुच्छेद 108 में कि राष्ट्रपति क्या करेगा, जो जैसे कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, उसमें उससे रिलेटेड दोनों सदनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ज्वाइंट सीटिंग बुला लेगा, संयुक्त बैठक बुला लेगा दोनों सदनों की अनुच्छेद 108 के तहत। और जो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष यदि उपस्थित नहीं है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, तो करेगा उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित है तो जो हमारी राज्यसभा है उसके उपसभापति वो अध्यक्षता करेंगे। इस तरह से जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब कुछ ऐसे भी है जिन पर राष्ट्रपति मतलब संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, तो वो जैसे धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है, तो धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे जो नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक है उस पे भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो जैसे कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक और नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक। जैसे हमारा धन विधेयक है, ये अनुच्छेद 109 और 110 में धन विधेयक का प्रोविजन है। तो और जो नए राज्य गठन संबंधी विधेयक है ये आएगा अनुच्छेद 3 में। 3 में जो नए राज्य के गठन से संबंधित बात है वो की गई है। और ये दोनों विधेयक, धन विधेयक हो चाहे नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक हो, दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। इसलिए जैसे धन विधेयक है ये राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा जाता, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है। कोई भी विधेयक हो किसी भी टाइप का, यदि वो जैसे संसद के दोनों सदनों में पारित करना आवश्यक है, पहले तो राज्यसभा और लोकसभा में, और दोनों सदनों के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब तक उसे अनुमति नहीं देता, पारित नहीं करता, तब तक कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। शुरू में कोई भी जो हम बिल लेके आते हैं, विधेयक लेके आते हैं, बाद में जब वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय जी उसे पारित कर देते हैं, तो उसके बाद ही कोई भी विधेयक अधिनियम बन पाता है, मींस एक्ट का रूप ले पाता है। तो जब कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती है। दोनों सदनों में से पारित होने के बाद, जैसे राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया तो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं, जैसे उस पर सहमति दे देंगे, या तो हमारे राष्ट्रपति जी उस पर सहमति दे देंगे, या फिर सहमति को रोक देंगे, मीन्स अस्वीकार कर देंगे उसे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। ये अनुच्छेद 111 में ये बात की गई है, अनुच्छेद 111 में, कि या तो राष्ट्रपति सहमति दे देंगे उस पर, या सहमति को रोक लेंगे, अस्वीकार कर देंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये जब हमने पहले डिस्कशन किया जा चुका है कि अनुच्छेद कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की ओनली एक जो संसदीय अधिनियम है ना, एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसे हमारे जो राष्ट्रपति महोदय एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं इसे। तो इस टाइप से जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 मतलब शक्तियां होती है, सहमति देना, रोकना, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बस हमारे राष्ट्रपति से, है ना। इसके बाद जो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, और राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन
जो संसदीय विधेयक है ना उसको केवल एक बार वापस भेज सकते हैं। जैसे राज्यपाल है तो राज्यपाल के पास भी जैसे जैसे राज्यों में जो राज्य विधानमंडल होता है तो उसमें भी जैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो विधानसभा और विधान परिषद में से पारित होने के बाद कोई भी विधेयक है वो राज्यपाल के पास आता है। यदि राज्यपाल चाहे तो उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देगा, और राष्ट्रपति उस विधेयक को कितनी भी बार मीन्स अनेकों बार, जैसे 10, 20, 50 बार, अनेकों बार मीन्स कोई गिनती नहीं है, अनेकों बार वापस लौटा सकता है। लेकिन जैसे संसदीय कोई विधेयक है उसको बस एक बार ही लौटा सकता है, लेकिन जैसे राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई विधेयक है तो उसे अनेक बार लौटाने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। इस तरह से ये हमने राज्य विधायी शक्तियां देख रहे हैं इसकी। फिर ऐसे विधेयक जिनमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यक होती है, वो कौन कौन से विधेयक है जिनमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, तो उनमें से कुछ हमने पहले भी डिस्कशन किए थे। जैसे धन विधेयक होता है, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक होता है। धन विधेयक अनुच्छेद 109 किसी नए राज्य के निर्माण एवं वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक। इसके अतिरिक्त जैसे ये अनुच्छेद 3 में इसका प्रोविजन, भारतीय जो संचित निधि होती है ना, आर्टिकल 2636 में होता है संचित निधि का प्रावधान। तो जो संचित निधि होती है उससे जो व्यय होता है ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। इसके अतिरिक्त जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित व्यापार की स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला राज्य का कोई भी विधेयक अनुच्छेद 304 में है इसका प्रावधान। इसके अतिरिक्त कराधान से संबंधित ऐसे विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, ये अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये ऐसे विधेयक है जिनमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में शांति विकास और सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम और विनियम बना सकता है। मीन्स जैसे यूटीज होते हैं, हमारे जो संघ शासित प्रदेश होते हैं इनमें जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनके विकास के लिए, इनमें सुशासन के लिए जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति भी बना सकते हैं। जैसे उनमें जैसे हमारे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीव हो गया, तो इन सब के लिए कौन करता है रूल, इन सभी के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय जी रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, है ना। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति निम्न जो प्रतिवेदन है उनको संसद के समक्ष रखवाता है। जैसे हमने पढ़ा था जो हमारी राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उन सभी में देखा था कि राष्ट्रपति उनमें जो अध्यक्ष, जैसे जो भी आयोग पढ़े थे, आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर रहे थे। तो इसी टाइप से जब वो जैसे जितने भी जो आयोग हैं वो रिपोर्ट देते हैं, वो अपना प्रतिवेदन देते हैं, तो राष्ट्रपति जी उनको संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, प्रतिवेदन बोला गया है यहाँ पे रिपोर्ट को, जो वो वर्ष के अंत में अपनी रिपोर्ट देते हैं ना उसको संसद के समक्ष राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई या फिर हमारी केक की रिपोर्ट हो गई, जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग का प्रतिवेदन हो गया, हमारे जो फाइनेंस कमीशन है इसकी रिपोर्ट हो गई वर्ष के अंत की। फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये राष्ट्रपति की इंपोर्टेंट पावर है अध्यादेश जारी करने की। ये है अनुच्छेद 123 में है इसका प्रोविजन। तो जो राष्ट्रपति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, अब अध्यादेश पावर क्या है राष्ट्रपति की, ये आर्टिकल 123 में इसका प्रावधान है। तो अध्यादेश पावर के अंतर्गत यदि कोई भी संसदीय सत्र नहीं चल रहा, मीन्स संसदीय अवकाश चल रहा है, कोई भी जो सदन है, चाहे एक सदन हो चाहे दोनों सदन हो, वो दोनों ही सत्र दोनों का नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी उस टाइम पे यदि कोई भी कानून लाना आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश ला सकते हैं। और जो अध्यादेश होता है वो एक तरह का अस्थायी कानून होता है। क्या होता है ये? अस्थायी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है। और जो अध्यादेश होता है ना, ये अस्थायी कानून होता है, और ये हमारा जो संसदीय अधिनियम होता है ना उसके समान ही प्रभावी होता है। और जिस टाइप से संसदीय अधिनियम को भूतकाल से भी लागू किया जा सकता है, इसी टाइप से इसको भी भूतकाल से लागू किया जा सकता है। लेकिन जैसे संसद के दोनों सदन मतलब सत्र स्टार्ट हो गया तो
उसके 6 सप्ताह के अंतर्गत 6 सप्ताह के अंदर 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 अध्यादेश का जो अनुमोदन है वो कराना आवश्यक है। यदि नहीं कराया गया तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस टाइप से जो राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर हो गई। अब हमने राष्ट्रपति की इस टाइप से हमने देखा राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है और जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ये दोनों कवर किए। और इन दोनों में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए समझने में तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके बाद अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल पावर है ना, वित्तीय शक्तियां, वो कौन कौन सी है। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी, फाइनल पावर्स। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में हम देखेंगे जैसे जो बजट है, हमारा जो बजट होता है ना वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसी टाइप से जो हमारी जो राज्य वित्त आयोग होता है, मीन्स हमारा जो वित्त आयोग होता है ना उसका गठन हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। जो अनुदान की मांगे हैं वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है। और जो हमारा जैसे आकस्मिक जो निधि होती है, आकस्मिक निधि भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही होती है। अब हम एक एक को देख लेते हैं। जैसे बजट है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अब जो बजट है, क्या हमारे जो संविधान है, संविधान में हम जो हमारा वार्षिक जो आय व्यय का जो विवरण होता है उसको हम बजट बोलते हैं। तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो संविधान में बजट को क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है बजट के लिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके लिए शब्द यूज किया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुच्छेद 112 में है इसका प्रावधान। तो जो बजट है संविधान में इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 112 में इसका प्रोविजन है। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं ना उसके द्वारा ये सदन में पेश किया जाता है। अब जो धन विधेयक है, हमारा जो मनी बिल होता है ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। अब अनुच्छेद जैसे 109 में धन विधेयक का प्रावधान है और जैसे 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 109 में तो ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश होता है। इसके अतिरिक्त जैसे अनुदान की जो मांगे है ना ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती हैं। तो ये अनुदान की मांगे ये इनका प्रोविजन है अनुच्छेद 113 में, अनुच्छेद 113 में कि जो अनुदान की मांगे ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है। ये भी जो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है ना और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। तो ये हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स में भी देखा। जो वित्त आयोग होता है अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। जो वित्त आयोग का कार्य भी हमने देखा। जो हमारे फाइनेंशियल कमीशन है ये क्या करता है, जो संघ और राज्य होते हैं ना उनके मध्य जितना भी जो वित्त होता है, पैसा होता है, उसको किस टाइप से डिवाइड करना होता है उसकी सिफारिश हमारे वित्त आयोग करता है। और वर्तमान में 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इस टाइप से जो हमने वित्त आयोग देखा कि इसका गठन भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे 500 करोड़ की जो हमारी आकस्मिकता निधि होती है राष्ट्रपति के अधीन ही होती है। ये भी 500 करोड़ की जो आकस्मिकता निधि होती है इसका प्रावधान है संविधान में अनुच्छेद 267 में। आकस्मिकता जो हमारी निधि है इसका प्रावधान है। इस टाइप से हमने देखा हमारी जो वित्तीय पावर्स, राष्ट्रपति की जो वित्तीय पावर्स है वो देखी कौन कौन सी है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। वित्त विधेयक जो वित्त आयोग है वो राष्ट्रपति की वित्त आयोग का गठन हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती हैं। और जो आकस्मिकता निधि होती है हमारी 500 करोड़ की वो भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट राष्ट्रपति की पावर्स, न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां होती है, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियों में है जैसे राष्ट्रपति जो हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जो हमारे जैसे अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है
वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श ले सकता है, अर्थात उससे एडवाइस ले सकता है। लेकिन इसमें कुछ इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ना तो राष्ट्रपति, ना तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, ना ही हमारा जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी हुई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। मीन्स वो कोई बाध्य नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो अब तो उसे माननी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कुछ प्रोविजन है जिनमें सलाह माननी आवश्यक है, जैसे हमारे जो जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान पूर्व का कोई भी संधि समझौता है ना, उस पे यदि कोई सलाह मांगी तो सलाह देनी बाध्यकारी है, मीन्स वो उसको सलाह देनी जरूरी है। किस मामले पे? संविधान पूर्व का कोई भी संधि समझौता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। अदरवाइज कोई भी विषय हो, ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस टाइप से हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर्स। इसके अतिरिक्त एक पावर और बची है, वो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास 5 क्षमादान शक्तियां होती है। तो हम इसकी जुडिशियल पावर्स देख रहे हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किस किस की? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। और जो परामर्श है ना, देना जरूरी किसमें है? संविधान पूर्व के संधि समझौतों पर। संविधान पूर्व के संधि समझौतों पर, संधि समझौते पर, इन पर वो सलाह देनी बाध्यकारी सुप्रीम कोर्ट के लिए। बाकी ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, मतलब बाध्य है, और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है ना, ये दी गई है अनुच्छेद 72 में। इसके तहत राष्ट्रपति के पास 5 क्षमादान शक्ति है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इनको हम अच्छे से नेक्स्ट इनको अच्छे से कवर करेंगे, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है। इस तरह से ये हमने राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर्स देखी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो राष्ट्रपति की कूटनीतिक जो शक्तियां होती है ना, कूटनीतिक शक्तियां, जैसे जो सभी प्रकार के संधि समझौते, जैसे हमारे अंतरराष्ट्रीय जितने भी संधि समझौते होते हैं ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति इनमें, लेकिन संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जितने भी जैसे अन्य देश हैं, दूसरे देशों में हम हमारे राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं, तो उन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे अन्य देशों से जो राजदूत आते हैं, उच्चायुक्त आते हैं, वो सभी भी राष्ट्रपति महोदय ही उनका स्वागत वगैरह करते हैं। तो इस टाइप से राष्ट्रपति की ये कूटनीतिक शक्तियां हैं। सभी प्रकार के जो हमारी इंटरनेशनल संधि समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन हमारी जो संसद है उसका अनुमोदन आवश्यक है, अर्थात उसके द्वारा इसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अन्य देशों में हमारे जैसे राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, उन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाले जो उच्चायुक्त हैं और राजदूतों का स्वागत भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इस तरह से ये हो गई हमारी कूटनीतिक पावर्स। अब हम देखेंगे जो सैन्य शक्तियां हैं, हमारी जो मिलिट्री पावर्स हैं, सैन्य शक्तियां कौन कौन सी है। जैसे कि हमने आर्टिकल 53 में देखा था कि राष्ट्रपति है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया था इसमें कि राष्ट्रपति हमारी जो तीनों सेनाएं होती है ना, जल थल नभ सेना, तीनों का क्या होता है? तीनों का प्रमुख होता है, तीनों का प्रधान होता है। जैसे यदि कोई भी युद्ध छिड़ गया तो युद्ध विराम की भी मीन्स युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे और युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, वह संसद का या फिर मंत्री परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। इस टाइप से ये हमारे राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां हो गई। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल थल और नभ सेना। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है, युद्ध की और युद्ध विराम की घोषणा करता है, किंतु इसमें संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति
और इसके अलावा जैसे युद्ध की और युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें संसद का अनुमोदन अर्थात संसद का जो अप्रूवल है वो आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जैसे इसके अतिरिक्त अब राष्ट्रपति की कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स और बच गई, जैसे आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों के अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान, इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति की कुछ वीटो पावर्स हैं, तो ये भी इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जैसे हमने जो भी राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ी है इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को मीन्स इस क्लास को कंक्लूड करके यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जैसे हमने जैसे राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां देखी थी, उसके अंतर्गत हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है नियुक्ति कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, तो इसके अतिरिक्त जैसे विधायी शक्तियां देखी थी, तो राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है और संसद में संदेश भेज सकता है, अभिभाषण कर सकता है, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण भी करता है, संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, और भी इसके अतिरिक्त जैसे कूटनीतिक शक्तियां देखी थी कि भाई सभी प्रकार के जो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। सैन्य शक्तियां देखी थी, उसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, युद्ध की और युद्ध विराम की घोषणा हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे राष्ट्रपति की जो क्षमादान मीन्स जो न्यायिक शक्तियां हैं उसके उसमें है जैसे राष्ट्रपति क्षमादान की पावर राष्ट्रपति के पास है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, परामर्शदात्री शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों का हमने कंक्लूजन मतलब इनको कंक्लूड करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति की जो बची हुई पावर्स है उनको पढ़ेंगे। और आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।